नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बच्चों, तुम्हारी एक्सरसाइज 3.3 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट तक तो हम कर ही चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ो। पंजाबी और हिंदी मीडियम वाले भी एक बार ये पढ़ लो। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर the charge paid is rupees 325 and for the journey of 12 kilometer the charge paid is rupees 265. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling 30 kilometer? अब यही क्वेश्चन हम पंजाबी में पढ़ते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें पंजाबी हिंदी मीडियम में अपने आप समझ में आएगा। देखो कैसे। एक शहर विच टैक्सी किराए विच निश्चित किराए तो इलावा तय कीती दूरी का किराया शामिल है। 20 किलोमीटर दूरी लई किराया रुपीज़ 325 है अते 12 किलोमीटर दे लई किराया 265 रुपये है। निश्चित किराया अते प्रति किलोमीटर किराया की है। 30 किलोमीटर यात्रा लई कितना किराया लगेगा। मतलब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा। अब हम और अच्छी तरह समझते हैं कि जैसे कि आजकल हमारे जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल का कैसे बिल आता है हमारा। एक तो होता है रेंटल, वो तो फिक्स होता है, प्लस हम जितना यूज़ करते हैं उसका अलग से पैसा बिल बनता है। समझ में आ गया ना। एक तो रेंटल होता है, वो तो फिक्स होता है, और जितना हम यूज़ करेंगे उसका किराया उसमें प्लस हो जाता है। तो इसी तरह हिंदी में भी अब अच्छी तरह समझ लो इसको कि ये जो टैक्सी है उसके जो पैसे हमें देने पड़ते हैं वो दो हिस्सों में हैं। एक तो ये फिक्स्ड चार्जेस हैं और एक जो एक निश्चित किराया जिसको कह रहे हैं हम, और दूसरा कि जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी तय की दूरी का किराया अलग से प्लस हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास है कि भाई वो 50 रुपये तो लेगा ही लेगा, प्लस प्रति किलोमीटर 2 रुपये लेगा। तो मतलब अगर हमने 10 किलोमीटर तय किए तो गुणा 2 कर दो, 20 रुपये लेगा, तो उसका टोटल किराया 70 रुपये बन जाएगा 10 किलोमीटर के लिए। इस तरह से ये है। तो ये 70 रुपये दिए। इसी तरह यहाँ पर हमने 20 किलोमीटर के लिए 325 रुपये दिए और 12 किलोमीटर के लिए 265 रुपये दिए। तो हमें पता करना है कि ये किराए अलग अलग जो हैं वो क्या रेट है टैक्सी वाले का। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। हम कहेंगे कि लेट एक्स बी फिक्स्ड चार्ज। अब यही बात अगर पंजाबी में लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, मान लो एक्स
निश्चित किराया है। और अगर इसको हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मान लें x निश्चित किराया है। ठीक है, x को हमने निश्चित किराया मान लिया, और एक तो रेंटल है निश्चित फिक्स्ड, और एक यूज़ पर यानी जितने किलोमीटर हम कवर करेंगे उसका। तो मान लेते हैं लेट y बी चार्ज पर किलोमीटर। तो इसको पंजाबी में क्या लिखेंगे? मन लो y प्रति किलोमीटर किराया है। और हिंदी में बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे, मान लें y प्रति किलोमीटर किराया है। ठीक है, अब देखो अभी तक सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं मैंने। इंग्लिश वाले ये 2 लाइनें लिखेंगे, पंजाबी वाले ये 2 लाइनें लिखेंगे, और हिंदी वाले ये 2 लाइनें लिखेंगे। ठीक है, तो x और y। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया हुआ है, तो हम कहेंगे चार्ज फॉर 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा? देखो x तो लगेगा ही, प्लस क्योंकि ये तो निश्चित किराया है ना, फिक्स्ड चार्ज है ये। और 20 किलोमीटर के लिए जो प्रति किलोमीटर है वो कितना लग जाएगा? y रुपीज़ है, y रुपए लगते हैं 1 किलोमीटर के। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में कहा था कि हमारे पास अगर वो 10 किलोमीटर जाता है और 2 रुपये पर किलोमीटर, 10 किलोमीटर जा रहा है 2 रुपये पर किलोमीटर, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो y पर किलोमीटर, और 20 किलोमीटर जा रहा है तो यानी कि 20y हो गया, इतने रुपए लगेंगे। यही चीज़ अगर मैं पंजाबी में लिखूंगा तो लिखूंगा 20 किलोमीटर लई किराया बराबर x प्लस 20y। और हिंदी में 20 किलोमीटर के लिए किराया x प्लस 20y। तो इंग्लिश वाले ये लिखेंगे, पंजाबी वाले ये लिखेंगे, हिंदी वाले ये लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना तुमको? देखो 20 किलोमीटर के लिए किराया कैसे निकलेगा? x तो फिक्स चार्जेस हैं और y रुपए लगते हैं हर किलोमीटर पे, तो हर किलोमीटर पे y रुपए लगते हैं। 1 किलोमीटर कवर हुआ y रुपीज़ हो गए, दूसरा किलोमीटर कवर हुआ y रुपए और प्लस हो गए, तीसरा किलोमीटर हुआ y रुपए और प्लस हो गए। करते करते कितनी बार होगा ये 20 बार होगा। तो अगर हम y को 20 बार जोड़ेंगे तो 20y बन जाएगा। कैसे? y को 2 बार जोड़ो 2y, y को 3 बार जोड़ो 3y, y को 20 बार जोड़ो तो 20y, तो वो रुपए भी तो प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह आ गया। अब और क्या दे रखा है? और क्या रखा था क्वेश्चन में कि 12 किलोमीटर के लिए 265 रुपए। तो 12 किलोमीटर के लिए भी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम चीज हम लिखेंगे, चार्ज फॉर 12 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो x प्लस 12y हो जाएगा ये, क्योंकि 12 किलोमीटर जा रहे हैं तो 12 गुणा y होगा। तो पंजाबी और हिंदी के लिए मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूं, इसी तरह तुम लिख सकते हो। समझ तो तुमको आ ही गया होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x प्लस 20y, एक बन गई x प्लस 12y टर्म बन गई। अब हमें इक्वेशन बनानी है इसकी। इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो 20 किलोमीटर के लिए किराया है कितना? एक्चुअली रुपए कितने देने पड़े उसको? 325 रुपए। और 12 किलोमीटर के लिए कितने देने पड़े? 265 रुपए। ठीक है, तो हम लिखेंगे ATQ, यानी क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे
x प्लस 20y इज इक्वल टू 325, x प्लस 12y इज इक्वल टू 265। ठीक है, ये जो 20 किलोमीटर के लिए किराया था वो 325 रुपये दिए थे और 12 किलोमीटर का किराया था उसके लिए 265 रुपये दिए थे, वो हमने लिख दिया। अब ये दो इक्वेशनें हमारी बन गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो मैं अगले पेज पे पहले यही इक्वेशंस लिखूंगा दोबारा से और फिर आगे चलेंगे। देखो हम दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 20y इज इक्वल टू 325 इक्वेशन 1 और x प्लस 12y इज इक्वल टू 265 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब हमने सॉल्व कैसे करना है इन इक्वेशंस को, हमने एक ही तो मेथड सीखा है अब तक। ये एक्सरसाइज भी तुम्हारी जो है वो एलिमिनेशन मेथड की है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम लिखेंगे फ्रॉम वन का क्या मतलब होता है, एक तो, या तुम लिखोगे एक से हमें क्या मिला, x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 325 माइनस 20y। देखो x की वैल्यू निकालनी आसान भी थी, क्यों, क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड में जाए आगे, इसलिए हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम कहेंगे पुट दिस इन 2, तो हम क्या लिखेंगे, इसनु दो विच लिखो, या हिंदी में कहेंगे इसे दो में लिखें। तो हम x की वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, x की जगह ये लिख देंगे 325 माइनस 20y और उसके बाद प्लस 12y तो यहाँ है ही, इज इक्वल टू 265। ठीक है, x की जगह लिख दी ना, x प्लस 12y इज इक्वल टू 265, x की जगह हमने यहाँ से वैल्यू लिख दी। अब ये 325 उधर जाएगा, एक बात। दूसरा माइनस 12y प्लस माइनस 20y प्लस 12y कितना बन जाएगा, माइनस 8y, और 265 माइनस 325 तो माइनस 8y कितना आ गया, देखो इसे माइनस करके देखते हैं। 325 265 माइनस किया 0, यहाँ से कैरी ओवर आया 12 तो 6 और ये 2 रह गया तो 0, तो ये आ गया माइनस का 60। माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना हो गया 60/8, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा बताओ, ये कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल होगा 15 और 4 से कैंसिल होगा 2। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दिया, अब 15/2 मतलब 7.5। ठीक है, तो y आ गया 7.5। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से किसी में भी पुट कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं 1 में ही पुट कर देते हैं, हम लिखेंगे पुट दिस इन 1 इक्वेशन क्या थी, देखो ऊपर लिखी हुई है मैंने, x प्लस 20y की जगह 7.5 आएगा इज इक्वल टू 325। ठीक है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 325। तो 7.5 इंटू 20 कितना होगा, 7.5 इंटू 20 करने की बजाय मैं ऐसा करता हूँ 75 इंटू 2 कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो 0 है ये डेसिमल को ख़त्म कर देगा, तो ये 150 हो जाएगा। तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 325, तो x इज इक्वल टू 325 माइनस 150, जो कि माइनस करके कितना आएगा देखते हैं। चलो 325 को 150 माइनस कर दिया तो 5, और ये कैरी ओवर 1 हो गया तो 12 में से 5 गए 7, ये 2 रह गया, 2 में से 1 गया तो 1, तो 175। तो हमारे पास x y दोनों की वैल्यू आ गई। तो हम अब आंसर लिखेंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज कॉमा x की वैल्यू थी वो कितने हैं, ₹175, और देयरफॉर चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है 7.5 रुपीज़। तो ये आ गया। ऐसे ही हिंदी और पंजाबी में भी बच्चों अब तुम लिख सकते हो, तुम्हें पता है तुम क्या लिखोगे। देयरफॉर को तो देयरफॉर ऐसे ही 3 बिंदियों के साथ लिखते हैं।
निश्चित किराया यहाँ y लगाना है, कॉमा x बराबर इतना, और किराया प्रति किलोमीटर कॉमा y बराबर इतना। तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा था। देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट आर द फिक्स्ड, ये हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर 30 किलोमीटर्स, यानी कि 30 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना किराया लगेगा। 30 किलोमीटर का किराया अभी निकालना है, तो चलो हम निकालते हैं 30 किलोमीटर का किराया। 30 किलोमीटर का किराया कैसे निकलेगा, तो देयरफॉर चार्ज फॉर 30 किलोमीटर, तो वो कितना होगा x + 30y हो जाएगा ना। देखो ठीक है, तो ये 175 + 30y कितना होगा, 30 × 7.5, वही 75 × 3 कर लो, ये एक डेसिमल इस 0 से हट गया, तो 3 5 द 15, एक कैरी ओवर आ गया, 3 7 द 21, 22, तो 225, तो ये कितना हो गया रुपीज़ 225 को 175 में प्लस कर दो, 0 1 कैरी ओवर 0 1 कैरी ओवर 4, तो 400 रुपीज़ हो गया 30 किलोमीटर के लिए। तो पंजाबी में क्या लिखोगे, देयरफॉर 30 किलोमीटर लई किराया बराबर दिस, और इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी असली बात तो ये है कि तुमको ये जो मेथड है, जो हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया है, प्रतिस्थापन विधि, वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, बार बार मैं हर एक वीडियो में तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं तुम्हारी जो बुक है NCERT की, उसकी जो एक्सरसाइजेज के ये क्वेश्चन तुमको मार्क करके करवा रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे नंबर्स बदले हुए हैं, ताकि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएं और तुम बुक से जब सॉल्व करो क्वेश्चन तो तुम्हारे को थोड़े से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएं। तो यहाँ से क्वेश्चन को समझना है और बुक में जाके क्वेश्चन को देख के उसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 11/13, एक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ही है, ये फ्रैक्शन 11/13 बन गई है। कैसे, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब हमने 2 ऐड किया तो ये 11/13 बन गई। इफ़ 5 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 7/8, अगर हम दोनों में 5 जोड़ दें तो 7/8 आ जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब इस तरह से समझ लो कि मान लो 1/2 एक फ्रैक्शन है, हमने ऊपर भी 2 जोड़ दिया, नीचे भी 2 जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा 3/4, ऐसे बन जाएगा ना। तो इस तरह से चेंज हो रही हैं फ्रैक्शंस। पंजाबी में फ्रैक्शन को कहते हैं पिन। जेकर किसी पिन दे अंश अते हर दोहां विच 2 जोड़िया जावे तां ਉਹ 11/13 हो जाती है। जेकर अंश अते हर विच 5 जोड़िया जावे ਤਾਂ ਉਹ 7/8 हो जाती है। भिन्न पता करो। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम एक बार जोड़ रहे हैं 2, तो वो 11/13 हो गई, और फिर जब 5 जोड़ते हैं दोनों में ऊपर नीचे तो 7/8 हो जाती है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, न्यूमरेटर होता है अंश और डिनोमिनेटर होता है हर, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मान के चलेंगे x और y। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, पंजाबी में कैसे लिखोगे, मान लो अंश x, हिंदी में कैसे लिखेंगे, मान लो अंश x। अच्छा, फिर लेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को y मान लो। इसी तरह तुम पंजाबी में लिख सकते हो, मान लो हर y, मान लो हर बराबर y। तो हमको क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में क्या रखा है कि जब ऊपर नीचे x/y, तो हम एक बार वो भी लिख लेते हैं। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज
x अपॉन y। हमारी x अपॉन y मान लो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की जगह क्या लिखोगे, पंजाबी में क्या लिखेंगे, देयरफॉर पिन x बटे y है। ऐसे ही हिंदी में भी लिखा जा सकता है, देयरफॉर भिन्न x बटे y है। तो x और y ऊपर नीचे दोनों नंबरों में जब हम 2 जोड़ देते हैं तो 11/13 बन जाती है। तो हम बना सकते हैं कि इक्वेशन देयरफॉर x + 2 y + 2 = 11/13। और जब 5 जोड़ देते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों में जब 5 जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है 7/8। ठीक है, यही है ना। देखो जब 5 जोड़ते हैं तो 7/8 बन जाती है। तो इन दोनों से हमें इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी भाई, सोचो। हम इक्वेशन किस तरह लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 13x + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y/2 y + 2 उधर 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13x + 2 से मल्टीप्लाई = 11 y + 2 से मल्टीप्लाई। इसको हम बाद में लिखेंगे। तो 13x + 26 = 11y + 22। तो हमारे पास आ गया 13x - 11y, ये 11y इधर आ गया, 26 उधर चला गया, = -4। देखो 26 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 22 में से माइनस होगा ना, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको लेते हैं, ऑल्सो 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, 8x + 5 = 7 y + 5 से मल्टीप्लाई होगा। देखो y + 5 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8x + 40 ब्रैकेट खोल दिया, 7y + 35। तो ये 7y उधर चला गया, तो 8x - 7y = 40 इधर आया, 35 में से माइनस हुआ तो -5, इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशनें हमारे पास आ गई और अब इनको हमने करना है सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 13x = 11y - 4। देखो 11y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मैंने पहले लिख दिया। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11y - 4/13। ठीक है, ये बन गई। और इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट दिस इन 2, तो 8x की जगह हम लिखेंगे 11y - 4/13, फिर -7y = -5। इक्वेशन नंबर 2 को देख के हमने लिख दिया 8x - 7y = -5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ये 13 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 13 नीचे डिनोमिनेटर से हट जाए। तो 18 11y - 4 माइनस 13 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 का कितना होता है, 13 का टेबल याद है, 91 = अब 13 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 13 5 -65 बन जाएगा। मैंने हर नंबर को इक्वल टू के इस तरफ भी उस तरफ भी 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इस तरह भी कर सकते हो और इसको इस तरह भी कर सकते हो कि 13 LCM यहाँ लेके और उसके बाद उधर मल्टीप्लाई करो, दोनों में एक ही बात है। तो ये ब्रैकेट खोल देंगे, 88y - 32 - 91y = -65। ठीक है, तो 88y - 91y -3y = 32 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 65 प्लस का 32, इनको सॉल्व करो, कितना आएगा, -65 प्लस का 32, तो ये कितना बन जाएगा, 33 बन जाएगा। देखो तो ये माइनस का 33 बन गया, कैंसिल हो गया, तो y आ गया 33/3, यानी कि y = 11। ये कैंसिल हुआ 11, तो y की वैल्यू 11 हमारे पास
आ गई। ठीक है, अब 11 जो y की वैल्यू है हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देख लो इक्वेशन नंबर 1। अब मैं पेज पलट रहा हूँ, तो हम y की वैल्यू 11 पुट करेंगे। 13x माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस का 4, यही इक्वेशन थी। एक बार फिर देख लो, देखो 13x माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 4। तो मैंने भी y की जगह बस 11 पुट किया है, तो 13x माइनस 121, 11 का स्क्वायर याद है ना बच्चों, माइनस 4, 13x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 121, कितना आ गया, ये कितना आएगा 117। तो x इज इक्वल टू 117 अपॉन 13। अब अगर 13 का टेबल तुम्हें याद है तो तुम्हें पता होगा कि 9 के बराबर आ जाएगा, 13 9 दा 117। तो x और y आ गया हमारे पास, देयरफॉर हम लिखेंगे x बराबर 9, y बराबर 11। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज 9 अपॉन 11, x बाय y मान के चले थे ना, वो हमारे पास आ गया। तो चलो हम अब इस एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 15 ईयर्स हेंस, यानी 15 साल बाद, द एज ऑफ जैकब, जैकब एक पर्सन है, एक लड़का है, एक आदमी है, जैकब विल बी 2 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ जैकब जो है, यानी जैकब की उम्र अपने बच्चे से दुगनी हो जाएगी 15 साल बाद। 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 6 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले जैकब की उम्र 6 गुना थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, फिलहाल अब उनकी एज कितनी है, हम पंजाबी में भी पढ़ लेते हैं। 15 साल बाद जैकब दी उम्र उसदे लड़के दी उम्र दा 2 गुना हो जाएगी। 5 साल पहला जैकब दी उम्र उसदे लड़के दी उम्र दा 6 गुना सी। उन्हां दी वर्तमान उम्र की है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आदमी है 24 साल का और उसका लड़का है 2 साल का, ये सन है लड़का और ये फादर है। ठीक है, अब कितने गुना है एज, यहाँ कितना मल्टीप्लाई करूँगा इसके बराबर आ जाए, 12 से, 12 गुना करके आएगा ना। तो अभी अगले साल क्या हो जाएगा, ये 25 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा। अब इसको 12 गुना करके थोड़ा ना ये आ रहा है, अब तो इसमें 12 गुना करेंगे तो 36 आएगा, 25 से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, उससे अगले साल ये 26 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा। अब इसमें 12 गुना करके थोड़ा ना आएगा। तो धीरे धीरे रेशो जो है, अनुपात उम्र का चेंज होता रहता है। तो अगर हम इस तरह से इसमें कितना ऐड करें, मान लो 20 साल ऐड कर लें, तो इसकी 44 एज हो जाएगी और इसकी 20 साल में कितनी एज हो जाएगी, 22 साल। तो अब देखो, अब ये कैसे आएगा, अब ये 2 गुना करके आ जाएगा। देखो अब इसकी एज दुगनी हो गई। तो इस तरह से हमारे जो एज होता है वो, क्योंकि दोनों में प्लस होता रहता है, एक 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 एज इस तरह बढ़ती है, तो इसलिए हमारा जो एज का, उम्र का अनुपात है वो चेंज होता रहता है। उम्र का अनुपात चेंज होता है, तो कैसे चेंज होता है, देखो कम होता चला जाता है। अब हमें 3 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 8 पॉइंट समथिंग। अब इसमें 4 को हम 6 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 6 24 होता है ना, 26 है ये, तो 6.5 या कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई। तो धीरे धीरे देखो 12 गुना थी, फिर 8 गुना रह गई, फिर 6 गुना रह गई, अब 2 गुना रह गई। तो इस तरह से अनुपात घटता चला जाता है। चलो इससे आगे फिर देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 30 ऐड कर देते हैं, 10 साल और आगे, 10 साल और आगे। तो इसमें से 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 ईयर्स का हो जाएगा, और ये 10 साल जुड़ेगा तो ये कितना, 32 साल का हो जाएगा। तो अब देखो दुगने से भी कम रह गया। अब इसको दुगना करोगे तो 64 आ जाएगा ना, 64 आ जाएगा, जबकि ये 54 है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए, सबसे पहले तो कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि ये गुणा कैसे घटता बढ़ता रह रहा है, क्योंकि उम्र तो दोनों की बढ़ रही है, लेकिन उम्र इस तरह नहीं बढ़ रही है कि 12 गुना ही रहेगी। 12 गुना रहने के लिए अगर ये 3 साल का हो तो इसे 36 साल का होना पड़ेगा,
ऐसा थोड़ा है कि सन के लिए, बेटे के लिए उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी और फादर के लिए 1 साल में कितने 12 साल हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उम्र का जो आंकड़ा है, उस दो इंसानों के उम्र का आंकड़े का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो कम होता चला जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हम दोबारा उस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं कि 15 साल पहले क्या था, 15 साल बाद क्या है, 15 साल बाद दुगना। तो हम पहले तो ये माने कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। हमें क्वेश्चन में पूछा ना कि वर्तमान उम्र क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज मान के चलते हैं। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, इसको एक्स ईयर्स मान लिया। लेट सन्स प्रेजेंट एज वाई ईयर्स मान लिया। तो तुम हिंदी पंजाबी में कैसे लिखोगे, मान लो जैकब दी वर्तमान उम्र बराबर एक्स ईयर्स, एक्स साल। मान लो बेटे दी वर्तमान उम्र बराबर वाई साल। इसी तरह हिंदी में लिखोगे, मान लें जैकब की वर्तमान उम्र एक्स साल, मान लें बेटे की वर्तमान उम्र बराबर वाई साल। ये मान लिया। अब हमें कुछ बता रखा है, कंडीशन बता रखी कि x 15 साल पहले, तो हम लिखेंगे 15 ईयर्स आफ्टर, 15 साल बाद क्या होगा। जैकब्स एज, जैकब की एज में 15 जुड़ जाएंगे, और सन्स एज, बेटे की उम्र में भी 15 जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, हमें कहा हुआ है कि 15 साल बाद जो जैकब की उम्र है वो अपने बेटे की उम्र से दुगनी रह जाएगी। जैसे यहाँ पे हम केस देख रहे थे कि 20 साल बाद उम्र दुगनी हो गई, जबकि प्रेजेंट एज में वो 12 गुना थी। तो ये नंबर इसका दुगना है, ये हमें पता चल गया। तो हम एक इक्वेशन बना लेंगे, x प्लस 15 इज इक्वल टू वाई प्लस 15 गुणा 2। बेटे की एज तो छोटी होगी ना, ऑब्वियसली भाई, बेटा बाप से बड़ी एज का तो हो नहीं सकता। तो बेटे की उम्र में 2 से मल्टीप्लाई करके x प्लस 15 आ रहा है। जैसे कि बेटे की उम्र में 12 गुणा करके बाप की उम्र आ रही है, बेटे की उम्र में 2 गुणा करके बाप की उम्र आ रही है। इसी तरह हमने यहाँ पे कर दिया। अब इस इक्वेशन को खोलते हैं, x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 30। तो ये 2y इधर चला जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 15 इधर आ गया तो 30 में से माइनस हो गया, रह गया 15। इक्वेशन नंबर 1। ये तो ठीक है, आज से 15 साल बाद क्या होगा। अब उन्होंने कह रखा है कि 5 साल पहले क्या था, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहला, 5 साल पहले क्या था। जैकब की उम्र हिंदी में पंजाबी में लिख सकते हो, जैकब्स एज x माइनस 5। बेटे की उम्र, बेटे दी उम्र y माइनस 5, 5 माइनस करेंगे ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। देखो 1 साल पहले इन दोनों की उम्र क्या थी, हमें दोनों में से एक एक माइनस करना होगा। ये 23 साल का, तो ये 1 साल का। तो इसी तरह 5 साल पहले वर्तमान उम्र में से 5 माइनस करके ही आएगा। तो हमें क्वेश्चन में था कि 5 साल पहले क्या था, 6 गुना था। तो x माइनस 5 जो था वो 6 गुना था, अपने बेटे की उम्र से 6 गुना उम्र का था फादर। तो ये खोल लो ब्रैकेट, 6y माइनस 30, तो कितना आ गया देखो, ये 5 उधर जाएगा, 6y इधर आएगा, x माइनस 6y इक्वल टू, ये माइनस 5 उधर चला गया तो माइनस का 25। इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशनें हमारे पास आ गई, दोनों इक्वेशनों को हल करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे 15 प्लस 2y। देखो ये 2y इधर चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, 2y इधर चला जाएगा। और फिर हम कहेंगे पुट
दिस इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे x की जगह 15 + 2y, x की जगह ये -6y इज इक्वल टू -25, तो ये 2y - 6y कितना आ गया -4y इज इक्वल टू ये 15 उधर चला गया, वो भी माइनस हो गया तो माइनस का 40, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10, यानी कि बेटे की उम्र है 10 साल, वर्तमान उम्र। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखो ध्यान से देख लो, x - 2y इज इक्वल टू 15, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x - 2y, y की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू 15, x - 20 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 + 20 इज इक्वल टू 35। तो देयरफॉर जैकब्स present age 35 years, therefore sons present, अच्छा मैं एज लिखना भूल गया भाई, इज इक्वल टू प्रेजेंट एज 10 years, तो ऐसे ही पंजाबी में लिख लोगे जैकब दी वर्तमान उम्र, बेटे दी वर्तमान उम्र। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। लेकिन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन तुमने सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रख के प्रैक्टिस के लिए मैंने कराए हैं। इससे सीख के तुम आंसर्स को टैली करके अपनी एनसीईआरटी की बुक में वो क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगली बार हम अगला मेथड सीखेंगे एक्सरसाइज का। और तब तक वैभव की तरफ से बाय।